नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे देश दुनिया की ताजा बड़ी खबर के बारे में, जिसमें पहली और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कि आज 5 बसों में 200 किसान जाएंगे दिल्ली। और इसी के साथ में आपको बताएंगे कि पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार ने रातों रात ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद किसान आसानी से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें एक और चलेगी देश की संसद, दूसरी तरफ किसान चलाएंगे अपना संसद। और इस दौरान किसान नेताओं ने व्हिप जारी करते हुए विपक्षी पार्टियों के लिए भी आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है। और इसी के साथ में दोस्तों, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने टिकरी बॉर्डर पर जाकर किसानों के समर्थन में कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, एक एक करके सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों के धरने को लेकर अचानक से इजाजत दे दी है, जिसके बाद से अब किसानों को लीगल तरीके से प्रदर्शन करने का मौका मिल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जंतर मंतर पर किसानों के धरना प्रदर्शन को इजाजत दी है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया है। 22 जुलाई यानी आज से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की अधिकतम 200 किसान प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है। दिल्ली सरकार ने धरना प्रदर्शन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए कहा है। और इसी के साथ में दिल्ली में इस समय आपदा प्रबंधन कानून लागू है, जिसके तहत डीडीएमए के निर्देश के तहत कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता। लेकिन किसानों के आंदोलन के लिए दिल्ली सरकार ने दिशा निर्देश अलग से जारी किए हैं। इसमें संशोधन करते हुए इजाजत दे दी गई है। किसान मोर्चा सिंघू बॉर्डर से किसानों को दिल्ली भेजेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बातचीत करके किसानों को जंतर मंतर तक ले जाया जाएगा। करीब 200 के आसपास किसान बसों के अंदर जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। पुलिस की निगरानी में बसें जंतर मंतर जाएंगी। किसान सुबह 10:30 पर जंतर मंतर जाएंगे। जंतर मंतर पर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से बिठाया जाएगा। जंतर मंतर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 5-5 कंपनियों को तैनात किया गया है। सभी किसानों के आईडी कार्ड चेक किए जाएंगे और शाम 5 बजे तक किसान वापस लौटेंगे। आपको बता दें सिंघू बॉर्डर पर तैयार की गई है सीमेंट और कांटों की दीवार, बताती है कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कितनी पुख्ता है। और ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा और दिल्ली पुलिस के बीच में हुई बातचीत को लेकर ये जानकारी है। इसी के साथ में आपको बता दें कि किसानों ने संसद को जारी किया है व्हिप। राकेश टिकैत बोले, कहा समर्थन करने वाले दल कैसे उठाएंगे आवाज, हम देख रहे हैं। हम बाहर से देखेंगे कि हमारे समर्थन में कौन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसानों ने संसद में मौजूद सांसदों के लिए एक पीपल व्हिप जारी किया है। इस व्हिप के तहत सांसद किसानों के मुद्दे को लेकर क्या करते हैं आज पूरा देश देखेगा। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के किसान और जनता अपना आदेश जारी कर चुकी है। अब इस आदेश को कौन कौन सांसद मानता है, इसको जनता बड़े गौर से देखेगी। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा बयान, कहा जल्द ही गिरने वाली है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मुलाकात की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश के अंदर कृषि कानून के विरोध को लेकर पूरा देश खड़ा हो गया है। जहाँ भी देखो किसान परेशान है, मंडियों में उनका अनाज खरीदने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि सरकार में सहभागी पार्टी उनसे अलग हो रही है। ओम प्रकाश चौटाला ने यह भी कहा कि सरकार जल्द ही अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे। उनका इशारा कहीं न कहीं हरियाणा की सरकार को लेकर भी था। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, तो केजरीवाल ने जंतर मंतर पर किसानों को जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने धन्यवाद किया है। आपको बता दें एक और अपडेट की माने तो नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच में येदियुरप्पा ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मोदी और अमित शाह पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। और ऐसे में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बीते कुछ दिन पहले मोदी और अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनको ये समझ में आ गया है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने आप को अपना समर्थन मजबूत करने के लिए पार्टी में 2 खेमे बना दिए हैं। दरअसल दोस्तों, बीएस येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के 2 साल पूरा होने के अवसर पर 25 जुलाई को पार्टी के सभी विधायकों को डिनर पर बुलाया है। येदियुरप्पा के द्वारा विधायकों के लिए डिनर का आयोजन ऐसे समय में हुआ है जब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में एक वर्ग मुख्यमंत्री से नाराज है और दूसरा वर्ग येदियुरप्पा को हटाने के बाद अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक और अपडेट है, जहां पर पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू की शुक्रवार यानी कल अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होने वाली है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को न्योता भेजा जाएगा। पार्टी आला कमान की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने के बाद उन्होंने पार्टी के 62 विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचकर एकता का संदेश दिया है। इसी के साथ में आपको बताएं कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों
लोगों को गंगा में फेंका गया, फिर भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बता रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद दिवस के तौर पर ममता बनर्जी ने पूरे देश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और यहाँ तक कि आम जनता को संदेश दिया। भारत में कोरोना महामारी के दौरान कई राज्यों के अंदर ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी से हजारों लोगों की मौत हो गई। अब केंद्र सरकार ने दावा किया है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। कोई भी रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर नहीं है, जिस पर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के पास ना तो ऑक्सीजन थी, ना ही वैक्सीन थी। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए थे तो उनके शवों को गंगा में बहाया गया। इसके अलावा देश में प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 राज्य है। क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? एक तो लोगों को दवा नहीं मिलती, कोरोना वैक्सीन नहीं मिलती, यही नहीं कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। हमारे पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार को पूरा किया गया, उसका बंदोबस्त पूरा किया गया। यह हमारा काम नहीं था, यह आपके उत्तर प्रदेश का ही कार्य था, लेकिन हमने ऐसा किया क्योंकि लाशों को सम्मान देना एक मानवता है और राज्य सरकार ने इसे पूरा किया है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि देश में ऑक्सीजन से कोई भी मौत नहीं हुई है, यह सिर्फ बयानबाजी है। सच्चाई ये है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसके लिए सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। इसके अलावा पेगासस जासूसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस तरह से दूसरे नेताओं की जासूसी करवाने पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को पेगासस जासूसी मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की देश को अंधकार की तरफ ले जाने वाली नीतियों का खंडन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति बहुत खराब है, हमारे देश में विकास में लोगों का विश्वास है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता है। एक और अपडेट की माने तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर टिप्पणी की है और सरकार के उस बयान पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बताया गया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस तरह के मौतों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं मांगा था, इसलिए दिल्ली सरकार ने इस तरह के मौत का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया था, लेकिन केंद्र ने उपराज्यपाल के जरिए इस समिति को भंग कर दिया है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो अखिलेश यादव ने अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर विजय रथ यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। आपको बता दें अखिलेश यादव की तरफ से बिगुल फूका गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रथ यात्रा पर बुधवार को चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। यह लखनऊ से उन्नाव के लिए रथ यात्रा लेकर निकले। रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्नाव में अखिलेश यादव ग्राम सिरोसा स्थित मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की मूर्ति का अनावरण करते दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया, उनके समर्थन में नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीतिकारों के अनुसार पहले चरण में महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार और कोविड व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया है। रथ यात्रा के दौरान इन मुद्दों को उठाया जाएगा, जनता से समर्थन मांगा जाएगा, साथ ही साथ सपा सरकार में हुए कार्यों से जनता को वाकिफ कराया जाएगा। यह भी समझाया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल के हुए कार्यों को अपना कार्य बताकर उपलब्धि हासिल करने की कोशिश की है। इसी के साथ में आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। इस तरह के बयान आने के बाद अब संसद में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस संकट काल में सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया, सरकार को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं तो कैसे मौत हो गई, लाखों लोगों की मौत को मजाक बना दिया है। हम इस मुद्दे को लेकर संसद में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी केंद्र सरकार के उस बयान को लेकर तीखी आलोचना की है, जिस पर सरकार ने बिना ऑक्सीजन के कोई मौत को मानने से इंकार कर दिया है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो भीम आर्मी ने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अंदर अपनी जड़ें जमाने की कोशिश में एक जोरदार रैली की है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की राजनीति केंद्र का हिस्सा बन गई है और ऐसे में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी या फिर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर सभी की नजरें मुस्लिम और दलित मतदाताओं पर है। इस कवायद में चंद्रशेखर काफी प्रभावी नजर आ रहे हैं। इससे पहले आजमगढ़ के मंडल की कमान 2 मुस्लिम नेताओं को सौंपे जाने के साथ ही उन्होंने भीड़ जुटाकर अपना जबरदस्त समर्थन जताया है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रही है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर वार, पेगासस पर खर्च कर दिया पैसा, जनता पर खर्च करने में सरकार कतराती है। और एक और अपडेट की माने तो खुद पर आतंकवादी हमले का नाटक करने वाले बीजेपी के 2 नेता गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने बताया कि गार्ड ने ही गोली चलाई थी। दरअसल दोस्तों ये जानकारी है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से, जहां पर बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा खेल खेला जिसका खुलासा होने के बाद बुरी तरह से फंस गए। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उत्तर
प्रदेश में अयोध्या और जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाली है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने फायदे के लिए इस तरह की गंदी राजनीति करने लगे हैं। आपको बता दें कि खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं को अपनी और ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद पर एक हमला करवाया। इन 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम इशफाक अहमद और बसारत अहमद है। इनके 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर मजिस्ट्रेट ने 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। और एक और अपडेट की माने तो कमलनाथ ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कमलनाथ बोले, प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे के बाद शुरू हो गई जासूसी। भारत के नेताओं, पत्रकारों और अधिकारियों की जासूसी कराए जाने के मामले को लेकर मोदी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संसद हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह ये मुद्दा जाने वाला है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब इजरायल गए थे उसके बाद से ही पेगासस जासूसी का मामला सामने आया है। यानी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में काफी अच्छे संबंध है। तो क्या इस तरह के संबंध हैं जो दूसरों की जासूसी कराकर अपने आप को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और एक और अपडेट की माने तो त्रिपुरा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के मामले पर गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से पूरे देश के अंदर शहीदी दिवस मनाया गया था और इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया था। त्रिपुरा के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक साथ अपने पार्टी के नेता के भाषण सुनने के लिए मौजूद थे, जिस दौरान कोरोना के गाइडलाइंस का उल्लंघन मामले पर इन सभी को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम करते हैं तो कई जगह गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, उन सभी की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो पुराना है मोदी की जासूसी का इतिहास। पहले गुजरात में कराते थे, अब पूरे देश के अंदर कराते हैं। विक्रम सिंह चौहान की ओर से बयान आया है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जासूसी कराई गई। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हम किसानों के मुद्दे को लेकर आज इस पर चर्चा करना चाहते हैं। यानी आज जब संसद की कार्रवाई होगी तो कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सदन में कहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी से किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं है। आरएसएस के प्रमुख का यह बयान आया है। असम के अंदर 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संशोधित नागरिकता संशोधन कानून से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला मुसलमानों को। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान विभाजन से कोई लेना देना इस कानून का नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक बार फिर से एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आखिर क्यों बयान सामने आ रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो मणिपुर के अंदर कंटेंट की निगरानी के लिए सभी जिलों के अंदर सोशल मीडिया सेल स्थापित करेगी बीजेपी की सरकार। इसी के साथ में दोस्तों राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाल ही में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्रालय दिया गया है। कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे, जिसके बाद लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि आखिर महाराज मिलने के लिए गए थे, हो सकता है कि उनसे भी अमित शाह ने जूते उतरवाए हो बातचीत करने के लिए। यानी कुल मिलाकर लोगों की तरफ से अमित शाह के लोगों से मुलाकात के दौरान जूते चप्पल उतरवाने को लेकर तंज कसा गया है। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज किस पार्टी की तरफ जाएगा, इसको लेकर कई सारे सवाल है। और इस बीच अगले साल के शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण फैक्टर अहम भूमिका निभा सकता है। बीजेपी और उसके परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस बार काफी ज्यादा नाराज है। और यही बड़ी अपडेट है, जिसके तहत कल बीएसपी अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है और ब्राह्मणों को अपने साथ में लाने की तैयारी कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आने पर लखनऊ में परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाने का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने की मांग उठा रही है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी संकट मोचन मंदिर के महंत और आईआईटी वाराणसी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने बातचीत के दौरान बताया कि 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज ने जबरदस्त समर्थन किया था, लेकिन इस बार भी ब्राह्मणों में काफी बेचैनी है और ब्राह्मणों ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है कि किसके साथ में जाएंगे। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के साथ जाने की गुंजाइश भी है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो एनएसओ पेगासस प्रोजेक्ट पर बीजेपी के सांसद की मांग, कहा कुछ छुपाने को नहीं तो इजरायली प्रधानमंत्री को पत्र लिखे प्रधानमंत्री मोदी और उनसे मांग करे और सच पता लगवाए किसने जासूसी की, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, किसने पैसा दिया, किसने खरीदा था। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के बाद अब बिहार के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है। पार्टी के अंदर आला कमान ये फैसला लेगा और राज्य के अंदर जल्द ही नया अध्यक्ष सामने आएगा। पंजाब विवाद सुलझाने के बाद कांग्रेस पार्टी के आला कमान की नजर अब बिहार पर है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी आला कमान राज्य के संगठन में सर्जरी करने वाली है। बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद राज्य में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राजनीतिक सूत्रों
के अनुसार कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के दिग्गज नेताओं की बैठक बुला सकती है। पिछले दिनों राज्य में सभी सांसद, विधायक और पार्षद के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग के बाद कहा जा सकता है कि जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर निखिल सवानी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और उनसे जब पूछा गया कि क्या उनके दोस्त हार्दिक पटेल भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने इस पर कोई साफ साफ जानकारी नहीं दी है। लेकिन खबरों की माने तो हार्दिक पटेल भी आम आदमी पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। हार्दिक पटेल जो गुजरात कांग्रेस के नेता है, उनके आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल सोमवार को प्रदेश के यूथ कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष निखिल सवानी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगाने के बाद निखिल सवानी को यूथ कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद सवानी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है और सवानी हार्दिक पटेल के काफी करीबी बताए जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले हैं। एक और अपडेट की माने तो बंगाल के बाद गुजरात के अंदर भी खेला होबे के बैनर पोस्टर दिखाई दिए। पहली बार अहमदाबाद में लगे ममता बनर्जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी अब गुजरात की तरफ रुख कर रही हैं। गुजरात में खेला होबे का नारा गढ़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बंगाल के बाद गुजरात में भी खेला करने के मूड में है और उसकी तैयारी उन्होंने शुरू से कर दी है। 21 जुलाई को ममता बनर्जी शहीद दिवस के तौर पर पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी और इस दौरान कार्यकर्ताओं को उन्होंने अहमदाबाद के अंदर भी संबोधित किया है। एक और अपडेट की माने तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने झटका देते हुए कहा कि SC ST के अलावा किसी और जाति की कोई जातीय गणना नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि हर तबके का विकास हो, इसलिए आवश्यक है कि जातिगत आंकड़े का गणना होना चाहिए। लालू यादव भी इसकी मांग करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। एक और अपडेट की माने तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाने वाली है। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया है। एक और अपडेट की माने तो मुस्लिम इलाकों के अंदर आबादी कंट्रोल के लिए बनेगी पॉपुलेशन आर्मी। असम के सीएम ने ऐलान किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के अंदर आबादी के नियंत्रण को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पॉपुलेशन आर्मी का गठन किया जाएगा। इस आर्मी में 1000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा जो मुस्लिम इलाकों के अंदर जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को इस पूरे मामले को लेकर जानकारियां भी देंगे। और एक और अपडेट की माने तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री M सुब्रमण्यम ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। यानी कुल मिलाकर कई सारे राज्यों की सरकारों ने इस बात को लेकर एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। हालांकि ये सफेद झूठ है जिस पर जनता को जवाब देना पड़ेगा। एक और जानकारी की माने तो पार्टी प्रमुखों को नहीं पता जिला में हो गया समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन। राजा भैया की तरफ से प्रतापगढ़ के अंदर बीजेपी और SP के गठबंधन को लेकर निशाना साधा गया है। पंचायत चुनाव में ऐसी राजनीति देखने को मिली जिसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख पद के उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट मिला, यानी उनके प्रस्तावक ने भी उन्हें अपना वोट नहीं दिया। जिसके बाद रघुराज प्रताप सिंह की ओर से आरोप लगाया गया कि ब्लॉक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि पार्टी के नेताओं को भी कोई जानकारी नहीं मिली। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो कोरोना से हो जाए चाहे देश बर्बाद, लेकिन अपने आयोजन को लेकर डटे हुए हैं राज ठाकरे। उनकी पार्टी ने कहा है कि दही हांडी धूमधाम से मनाया जाएगा। दही हांडी के उत्सव मनाए जाने को लेकर मनसे द्वारा तैयारी की जा रही है। लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेकर दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य के अंदर अभी सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह से भीड़ जुटाने की जो तैयारी चल रही है, क्या उस पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी का निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार के फैसलों ने 50 लाख लोगों की जान ले ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है और जिस तरह से मोदी सरकार के शासनकाल के दौरान सरकार का रवैया रहा और जिस तरह से वैक्सीनेशन और दवाइयों को लेकर हमेशा से कमी रही है, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि एक और अपडेट है जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की तैयारी के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया गया है। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर भी तैयारियां जोर शोर पर है। एक एक करके सारी बड़ी अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।